नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शक्ति प्रताप सिंह और इन खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज जोशी। मनोज, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला जारी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 को अधिसूचित किया। लद्दाख के करगिल में 5वें एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ और जोनेक्स सनराइज इंडिया बैडमिंटन ओपन 2026 कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत ने 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल रात वडोदरा में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। 301 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 306 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। Now just one needed and it's over. It's gone the distance and India win by 4 wickets and take the lead in the series. वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में रविवार शाम एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला भरपूर गरजा। चेज मास्टर विराट कोहली, कप्तान शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड के 301 रन के लक्ष्य को 1 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने पारी को बखूबी संभाला और दूसरे विकेट के लिए 118 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। गिल ने 71 गेंदों में 56 और कोहली ने 91 गेंदों में 93 रन बनाए। हालांकि दर्शकों को विराट कोहली का शतक देखने को नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे तेज 28,000 रन बनाने का कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर लिया है। इसके बाद केएल राहुल ने अपने ही अंदाज में 49वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए भारत को श्रृंखला में 1-0 की बढ़त दिला दी। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 300 रन बनाए। दूसरा मैच कल राजकोट में और तीसरा मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए मैं विशेष शुक्ला। तो मनोज, यहीं से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिसका इंतजार था, हालांकि कोहली के बल्ले से वो शतक देखने को नहीं मिला, लेकिन एक शानदार जीत भारत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला भारत ने जीता और विराट कोहली के बल्ले से जो तूफान देखने को मिला, अब मैं तो कहूंगा कि उनको सबसे बड़ा चेज मास्टर हम कहें या कमबैक मैन कहें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वापसी की थी और वापसी के बाद 2 उनके शून्य थे लगातार बैक टू बैक, उस वक्त लगा था कि भाई या तो वो रिदम में नहीं है, लेकिन उसके बाद लगातार 7 मौकों पर आप 50 प्लस का स्कोर पार करते हैं, जिसमें विजय हजारे ट्रॉफी के मैं 2 मैचों को भी शामिल कर रहा हूं। उनको भी बड़ा महत्व दिया जाना चाहिए भाई। एक सेंचुरी है उनकी वहां और एक हाफ सेंचुरी उन्होंने वहां बनाई। तो जिस तरह से वो खेले हैं, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, काबिले तारीफ। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात की और उसके साथ साथ बात ये भी उन्हीं की ही बदौलत है कि भारत ने लगातार 20वीं बार कल 300 से ऊपर का स्कोर चेस करते हुए एक इतिहास बना दिया है। और केएल राहुल ने बीच में, हालांकि पारी थोड़ी सी बीच में एक पल पे हमें लगा कि मैच जो है न्यूजीलैंड की तरफ खिंच रहा है, लेकिन केएल राहुल और हर्षित राणा एक एक्स फैक्टर है भारतीय टीम के लिए यहाँ पे। कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि विराट कोहली जब आउट हुए तो आउट होने के साथ ही आपने 8 रन में 3 विकेट गंवा दिए थे और भारत संकट में आ गया था। कहां तो विराट कोहली स्थिति को उन्होंने बहुत नियंत्रण में रखा, क्योंकि जब वो आए थे तो रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिर गया था, 300 रनों का पहाड़ था। उसके बाद 2 उन्होंने पार्टनरशिप की श्रेयस के साथ और शुभमन गिल के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप की उन्होंने। लेकिन उसके बाद जैसे वो आउट हुए और उसके बाद जो हर्षित राणा का ने जो धमाकेदार बल्लेबाजी की है, तो लगा कि भाई उन्होंने एक तो दबाव कम किया, भविष्य के लिए भारत की उम्मीदें जो है जगाई हैं उन्होंने कि कम से कम 8वें नंबर पर जो है उनके पास जो है एक बल्लेबाज या एक ऑलराउंडर के तौर पर एक खिलाड़ी मौजूद है। और उसके बाद जो है केएल राहुल ठंडे दिमाग से खेले और बाद में आकर जो उन्होंने आतिशी अंदाज अपना दिखाया, वाकई मजा आ गया। और मैं तो जो मुरीद हुआ हूँ खासकर ये कि विराट कोहली जो आमतौर पर शुरुआती दौर में बहुत सतर्कतापूर्ण तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहां वो सतर्कतापूर्ण नहीं बल्कि उनका कॉन्फिडेंस देखिए, आते ही वो एक आतिशी अंदाज में दिखे, जोखिम भरे शॉट भी उन्होंने खेले और जो उनके जमीनी कवर ड्राइव थे वो देखते ही बनते थे। जी बिल्कुल, आपने बल्लेबाजी में डेप्थ की बात की। वॉशिंगटन सुंदर की चोट क्या भारत को आने वाले 2 मैचों में खलती भी नजर आएगी?
नहीं, खलना नहीं मैं कहूंगा। भारतीय टीम में जिसको भी एक्सपोजर मिलेगा, मौका मिलेगा, हो सकता है वही चल जाए। कल आप आयुष बदौनी के लिए आप कहें, क्योंकि आईपीएल में जो उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी, नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे एलएसजी के लिए, सिर्फ 20 लाख रुपए में उन्हें टीम में चुना गया था तब। और उसके बाद उन्होंने आते ही अपने डेब्यू मैच में जो है गुजरात टाइटंस के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाई उन्होंने। और उसके बाद अब देखिए उनको रिटेन किया गया 4 करोड़ रुपए में। 20 लाख से 4 करोड़ की लंबी छलांग लगाना। हालांकि ये सीजन उनका कोई बहुत अच्छा नहीं गया है, लेकिन उन पर भरोसा है, उन पर गंभीर को भी भरोसा है। और मैं समझता हूं वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी में तो विकल्प वो नहीं बन सकते। सुंदर की गेंदबाजी बहुत ऊंचे लेवल की है, लेकिन बल्लेबाजी में निचले क्रम में ये बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं अगर मौका मिला तो। जी बिल्कुल, अगर मौका मिलता है तो इसको बनाना चाहेंगे आयुष। और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की, जहां महिला प्रीमियर लीग में 5वें मुकाबले में नवी मुंबई में इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक यूपी वॉरियर्स ने 14वें ओवर में 5 विकेट पर 76 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल चौथे मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 रन से हरा दिया। एक रिपोर्ट। रविवार रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले में 24 वर्षीय दाएं हाथ की मीडियम पेसर नंदिनी शर्मा ने गुजरात जायंट्स की पारी के आखिरी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर विकेट लेकर इतिहास रच दिया। इस ओवर में नंदिनी ने कुल 4 विकेट हासिल किए। पहले बल्लेबाजी करने आई गुजरात जायंट्स की टीम ने 209 रन बनाए, जिसमें सोफी डिवाइन ने 42 गेंदों में 8 छक्कों और 7 चौकों के साथ 95 रन की पारी खेली। उन्होंने मैच के छठे ओवर में स्नेह राणा की 6 गेंदों में 4 छक्कों और 2 चौकों की मदद से ओवर में 32 रन बनाकर इतिहास रचा। इसके जवाब में दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर सिर्फ 205 रन ही बना सकी। लिजेली ली ने सर्वाधिक 86 रन बनाए, जबकि लॉरा वॉलवर्ट्स ने 77 रन का योगदान दिया। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए करिश्मा राय। एक वैसा ही रोमांचक मुकाबला कल देखने को मिला जैसा देखा जाता है डब्ल्यूपीएल पे आमतौर पे। आज के मुकाबले पे अगर बात की जाए तो यूपी वॉरियर्स और आरसीबी चैंपियन टीम रही है। आरसीबी एक वक्त पे यहाँ पर वही खेल दिखाते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखें तो आरसीबी ने पहले मुकाबले में जो है मुंबई इंडियंस को पराजित किया है और उसके बाद स्मृति मंधाना का कुशल नेतृत्व उनके सामने है। लेकिन यूपी वॉरियर्स को अगर देखें तो पहला मुकाबला भी हार गए और यहाँ भी उनके हाल बेहाल हैं। 57 रन में 5 विकेट जो मैंने देखा इनको करीब से, तो श्रीलंका पाटिल को वो नहीं खेल पा रहे थे और ना डी क्लार्क को वो खेल पा रहे थे। फ्लाइटेड गेंदों पर भी फंस रहे हैं खिलाड़ी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इनको मॉरल बूस्टअप करने की अभी ज़रूरत है। अगर यही हाल रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि यूपी का हाथ जो है सफाई होता चला जाए। जी बिल्कुल, हालांकि अभी सत्र की शुरुआत है, देखना होगा आने वाले समय में यूपी की टीम किस प्रकार से अपनी लय को पकड़ पाती है। लद्दाख में करगिल के ब्यांगाथांग में आइस हॉकी मैदान में 5वें एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 10 पुरुष और 5 महिला टीमें भाग ले रही हैं। लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद करगिल में विंटर स्पोर्ट्स गतिविधियों में काफी तेजी आई है। ब्यांगाथांग आइस हॉकी रिंग में आयोजित 5th एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट इस बदलते हुए स्पोर्ट्स माहौल का एक उदाहरण है। बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आर वेदर आइस हॉकी रिंग और सरकारी प्रोत्साहन से युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में करगिल राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के विंटर स्पोर्ट्स आयोजन के लिए भी तैयार हो रहे हैं। भविष्य में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के कुछ मैचेस करगिल में होने की संभावना है। स्पोर्ट्स डेस्क के लिए करगिल से मैं अनायत अली। करगिल अब एक वेन्यू भी बन चुका है जो बड़े बड़े आयोजनों को मंच दे रहा है। इस पूरी सफलता को अगर देखा जाए जो सरकार के लगातार प्रयास हैं, नॉर्थ ईस्ट, करगिल या फिर बिल्कुल ही तटीय इलाकों में जाके आयोजन हो रहे हैं अब। जी हाँ, बिल्कुल। अभी बीच गेम्स हुए हैं, आप देख सकते हैं, और अभी दीव में, और इसके बाद आइस हॉकी में एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है भारतीय खिलाड़ियों को, क्योंकि एशियन विंटर गेम्स में भारत इस समय अगर आप देखें तो पिछली बार एक ही मैच जीत पाया था। जम्मू कश्मीर के कई खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की जो करगिल में जो इस तरह का आयोजन हो रहा है, वहाँ जम्मू कश्मीर के खासकर प्लेयर्स को बहुत एक्सपोजर मिलेगा और वो भारतीय टीम के आगे काम आएगा। जी बिल्कुल, और इन खेलों का आप लुत्फ उठा सकते हैं आकाशवाणी करगिल और AIR न्यूज़ कारगिल के आधिकारिक YouTube चैनल पे, जहां इन खेलों का सीधा प्रसारण किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 को अनुसूचित किया है। इन नियमों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शामिल करना, महासभा में कार्यकारी समिति की संरचना, चुनाव प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय खेल निकायों और क्षेत्रीय खेल संघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता मापदंडों का ढांचा प्रदान किया गया है। नियमों में राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के लिए प्रावधानों की रूपरेखा भी दी गई है। तो इस पर यदि थोड़ी सी चर्चा की जाए, आप श्रोताओं को आम भाषा में समझाना चाहेंगे कि ये कितना कारगर साबित होने जा रहा है इन पूरे फेडरेशंस के लिए और हमारे खेल ढांचे के लिए? मैं तो कहूँगा खेल ढांचे के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि अगर आप देखें तो तमाम जो खेल संघ है वहाँ जो बहुत सारे केसेस जो हैं हजारों की संख्या में, अगर आप सारी खेल संघों को मिला दें तो उसमें हजारों की संख्या में जो केस हैं लंबित हैं। और अब यहाँ एक न्यायाधिकरण एक अलग से बनेगा जहाँ बातचीत होगी और उसको सुलझाया जाएगा। जो पेंडिंग केसेस, क्योंकि बहुत सारा बजट जो खेलों के लिए दिया जाता है उसका एक हिस्सा तो कोर्ट कचहरी में और विवादों को सुलझाने में लग जाता है। खिलाड़ियों को मिलना चाहिए पैसा और खिलाड़ियों को की सुविधाओं पर वो पैसा खर्च होना चाहिए। मैं समझता हूं इस दिशा में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और उसके अलावा भी जो पूरी व्याख्या कर पाना तो इतने कम समय में संभव नहीं है, लेकिन मुझे तो सब लगता है कि सबसे बड़ा मेरा तो निशाना उस पर रहेगा, मेरी नजर रहेगी कि कम से कम जो कोर्ट में लंबित केसेस हैं उनका निपटारा बहुत जल्दी से जल्दी होगा। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ खिलाड़ियों को फेडरेशंस की बॉडी में और संस्थाओं में, निकायों में भी बराबर सहभागिता जो है ये नियम जो है तय करेगा। जॉनेक्स सनराइज इंडिया बैडमिंटन ओपन 2026 कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपना दमखम आजमाते नजर आएंगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2026 का आगाज करने के लिए तैयार हैं। सनराइज इंडिया बैडमिंटन ओपन में मेजबान भारत 5 कैटेगरी में 17 एंट्री के साथ एक बड़ी टीम उतारेगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और उभरते सितारे आयुष शेट्टी भारत की कमान संभालते नजर आएंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत का नेतृत्व पूर्व विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु करेंगी। उनके साथ मालविका बंसोड़ भी भारतीय दल का हिस्सा होंगी। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी पर सबकी नजरें होंगी, जिन्हें हरिहरन अमसकरुणन और एम.आर. अर्जुन का समर्थन मिलेगा। महिला डबल्स में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, श्रुति मिश्रा और प्रिया कुंजगबम, ऋतुपर्णा तथा श्वेता पर्णा पांडा, कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी तथा गायत्री रावत और मानसा रावत की जोड़ी भारतीय चुनौती रखती नजर आएंगी। मिक्स डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो, रोहन कपूर और जी ऋत्विका शिवानी, आसित सूर्या और अमृता प्रमुथेश तथा ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी करेंगी। इस टूर्नामेंट में 20 देशों के 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें हर कैटेगरी में 32 एंट्री होगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। मनोज, जिस तरह का पिछला साल रहा भारतीय बैडमिंटन के लिए, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और एक कंसिस्टेंट लॉ की लगातार एक ऐसी लय जो टूर्नामेंट दिला सके, टाइटल दिला सके, उसकी तलाश में भारतीय खिलाड़ी नजर आए। बिल्कुल, जहां से बेहतर उम्मीद होगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पीवी सिंधु हो, चाहे वो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हो, क्योंकि हमने देखा पीवी सिंधु को भाई बहुत लंबा समय हो गया उनको, क्योंकि आखिरी टूर्नामेंट पिछले साल सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जो उन्होंने जीता था। उसके बाद इस साल मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में इसी साल पहुंची थी, यानी 2024 में। और वहीं अगर सात्विक साईराज और चिराग की बात करें तो ये मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन के सेमीफाइनल तक ही पहुंचकर रह गए और हांगकांग ओपन और चाइना मास्टर्स में भी रनर्स अप रहे, लेकिन 2024 के बाद इन्होंने भी कोई टाइटल नहीं जीता है। तो मैं समझता हूं ये एक मील का पत्थर साबित होगा। यहां अगर ये प्रदर्शन करते हैं तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा। जी बिल्कुल, भारतीय खिलाड़ी लय तलाशना चाहते हैं। एच.एस. प्रणॉय की भी मैं अगर बात करना चाहूंगा, पिछले साल 19 टूर्नामेंट खेले, हर टूर्नामेंट में दूसरे उसमें पहुंचने के लिए परेशान थे। ऐसा ही हाल कुछ पीवी सिंधु का भी रहा। तो एक बस बहुत कम समय में समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा ये मंच है इनके लिए। बहुत बड़ा मंच है जी। जिस तरह से पीवी सिंधु वियतनाम के खिलाड़ी के साथ खेल रही हैं और इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, जिन्होंने 4 टूर्नामेंटों के फाइनल में पहुंची। अगर फर्स्ट राउंड में आपका इतना कड़ा प्रतिद्वंदी होगा तो आगे की प्रतियोगिताओं के लिए, आगे के जो राउंड्स हैं वो उनके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। एच.एस. प्रणय हो, चाहे लक्ष्य सेन हो, इन सब के लिए मैं समझता हूं ये टूर्नामेंट बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि साल का आगाज होगा और अगर आगाज जीत के साथ हो जाए तो सोने पे सुहागा। जी बिल्कुल, कल सबकी नजरें दिल्ली पे होंगी और मेजबान खिलाड़ियों पर। और श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।